Hello everyone, welcome to our channel CVT World. And in this lecture we are going to discuss this 75 questions और देखते हैं क्वेश्चंस किस लेवल के थे और कौन सा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. तो अभी के समय में आई थिंक कि आपका प्रिपरेशन जब पीक पे चल रहा हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने आई थिंक कि द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू डू सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जितना से ज़्यादा नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है उसको कर पाओ, दैट विल बी बेटर फॉर यू. तो प्लीज़ ट्राई टू डू एज मच ऑफ क्वेश्चन यू कैन, बिकॉज that is the only thing that is going to help you in the exam. Okay, so now let's start. पहला क्वेश्चन है, which among the following is not a part of central theme of green ideology. green ideology का कौन सा जो है वो central theme नहीं है. तो holism या ecology होगा, sustainability होगा, from being to having. from being to having, what is this? पहली बात तो यह है कि बड़ा ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप का क्वेश्चन है. ऑब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब मैं बोलूँगा कि सीधा पॉइंट उठा के यहाँ पे लिख दिया है. ज़्यादा मतलब जैसे यहाँ पे होलीज़म का मतलब क्या हुआ, सो नहीं पता लग रहा. लेकिन अगर आप देखोगे सही में तो ये ऑप्शन इजीली, इकोलॉजी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, नॉट पूछ रहा है. सस्टेनेबिलिटी है, होलीज़म भी है. सो फ्रॉम बीइंग टू हैविंग इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, इसको रट लो. अगर पिछली बार मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर रिपीट कर गया तो बना सकते हैं. Which among the following is not a principle of utilitarianism? भाई यूटिलिटेरियनिज्म आपने जरूर पढ़ा होगा. तो यूटिलिटेरियनिज्म में जैसे जेरेमी बेंथम को पढ़ते हैं, जेरेमी बेंथम के जो थॉट प्रोसेस है कि भैया इफ़ समवन इज़ गेटिंग प्लेजर आउट ऑफ डूइंग समथिंग, तो उसी से जो है हम जस्टिस को जज करते हैं कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा खुश हो रहे हैं तो वो इंस्ट्रूमेंटल वे ऑफ है ना, कि खुशी जो है वो मेजरेबल है, प्लेजर और हैप्पीनेस इज मेजरेबल. सो द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल. गवर्नमेंट इज अ नेसेसरी इविल, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल. कि आप पढ़ोगे पॉलिटिकल थ्योरी में कि जो लिबरलिज्म है वो कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी इविल है. वो है इविल क्योंकि वो आपके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, बट नेसेसरी है क्योंकि अगर वो नहीं भी रहेगा तो हम एनार्की कंडीशन में चले जाएंगे. स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी, विल सी. पहले हम लोग देखेंगे गलत ऑप्शन कौन है. मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, देखो यही चीज़ जो है उसको रीफ्रेम करके यहाँ लिख दिया है. तो दिस इज लाइक वन ऑफ द वे ऑफ मेकिंग अ पुअर क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है. तो खैर अगेन एलिमिनेशन से आप जा सकते हो कि अगर आपको देखो मतलब नेसेसरी इविल है ये तो कंफर्म है, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर है ये, तो ये तीनों कंफर्म है कि ये तीनों प्रिंसिपल है यूटिलिटेरियनिज्म का. स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी, नहीं, नेचुरल नेसेसिटी है जो है वो नहीं मानती ये लोग. ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ था और ये हमारा जो है सो हमारा और आपका जो है वो सहूलियत है इसमें. डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल भाई हमको लगता है कि ये कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, तो इसका ऑप्शन एथेनियन डेमोक्रेसी होगा. गिल्ड डेमोक्रेसी क्या होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगेन एडवोकेट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. गिल्ड डेमोक्रेसी सोशलिज्म होता है कि अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे काइंड ऑफ यूनियन बना के आप जो है उसको चला रहे हो, तो ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है. कुछ मतलब फॉलोइंग वाज अ मैगजीन स्टार्टेड महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका. देखो 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. इंडियन ओपिनियन इसका राइट आंसर है, इसमें कुछ ज़्यादा जानने वाला है नहीं. व्हिच टू अमंग द फॉलोइंग डिड बी आर अम्बेडकर आइडेंटिफाई एज क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया. तो किसको क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म बोलते हैं, रेडिकल एंड एनार्किस्ट, लेट्स सी, एनार्किस्ट एंड सोशलिस्ट नहीं, पॉलिटिकल रिफॉर्मर एंड सोशलिस्ट, इन दोनों को जो है अम्बेडकर साहब कहते हैं क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म, कि ये सोशल रिफॉर्म को नहीं होने देते. पॉलिटिकल रिफॉर्मर और सोशलिस्ट जो है सो टफ क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हो, सेंस ज़्यादा वो बना नहीं रहा और एकदम अब कहीं से उठा के स्टेटमेंट पूछ दिया, किसी एक बुक के कोई लाइन से ये क्वेश्चन बनाया हुआ है. Which among the following regional party does not have a regional ethnic character? कौन सा है जिसके पास रीजनल एथनिक कैरेक्टर नहीं है. देखो अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. भाई टीडीपी आंध्रा में है, एजीपी असम में है, एडमेक जो है तमिलनाडु में, सारे रीजनल कैरेक्टर के पार्टी है. आपके पास रीजनल कैरेक्टर नहीं है, वो एक कॉस्मोपॉलिटन पार्टी है कि बहुत सारे क्योंकि दिल्ली की पार्टी है ना, तो वहाँ पर रीजनलिज्म क्या ही है. आधा दिल्ली में बिहार के लोग बड़े हुए हैं, बाकी यूपी और पंजाब के लोग हुए, तो दिल्ली में अपना एक जो रीजनल आइडेंटिटी होता है वो डोमिनेंट नहीं है. तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप होगा. Which of the following is not an official actor of public policy? भाई पब्लिक पॉलिसी का ऑफिशियल एक्टर कौन नहीं है. पब्लिक पॉलिसी का ऑफिशियल एक्टर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं होना चाहिए. ए जो है वो सही है. जुडिशियरी तो है ही, एग्जीक्यूटिव भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी है.
9th नंबर क्वेश्चन है, हुमेंग द फॉलोइंग स्कॉलर डिस्क्राइब्ड शिफ्ट फ्रॉम एन इंटरवेंशनिस्ट टू रेगुलेटरी स्टेट इन इंडिया। इंटरवेंशनिस्ट से रेगुलेटरी स्टेट की तरफ जाने के लिए कौन से ऑथर ने कहा था? ये कहा था लियोड रिफॉर्म सुसन रुडोल्फ ने। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो एक बार देख लेना इसको भी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? हेग में है। आई थिंक इजी क्वेश्चन है। व्हिच टर्म ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड टू 6 ईयर बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? कौन से अमेंडमेंट से? तो देखो इमरजेंसी 1975 में लगी थी, और उसी के समय में ये सारे अमेंडमेंट एक्ट बैक टू बैक आएंगे। तो देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट तो नहीं होगा, ये तो जनता पार्टी की सरकार लाएगी। 41st भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो पहले हो गया था। 42nd भी नहीं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप इसमें ऑप्शन सही जाओ तो 42nd नंबर जो इमरजेंसी के समय में, क्योंकि वो अमेंडमेंट बना था, 42nd नंबर ऐसा था जिससे ये एक्सटेंड हुआ था। तो आप गेस करके इसको सही कर सकते थे, बट अगेन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। When the President of India address a joint session of Parliament, who presides over it? ये देखो इजी क्वेश्चन है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट का, तो कौन प्रिसाइड करता है उस सेशन को? तो स्पीकर साहब करते हैं। इजी क्वेश्चन है। कुछ मतलब फॉलोइंग टैक्सेस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट के अंदर में नहीं आता है। कॉर्पोरेशन टैक्स आता है। टैक्सेस ऑन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है 13 का। टैक्सेस ऑन इनकम अदर, सॉरी नहीं, अदर देन एग्रीकल्चर। तो अदर देन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता तो स्टेट होता, तो इसका ऑप्शन होता है कैपिटेशन टैक्स होता है। ठीक है, अगेन एक अब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वर सेंसर्ड? कितनी बार सेंसर्ड हुआ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग? टफ क्वेश्चन है भाई, वंस एक बार ही हुआ है, बट मुझे भी नहीं पता था। द फर्स्ट डिलिमिटेशन वॉज कैरिड आउट अंडर व्हिच ऑफिस? पहला डिलिमिटेशन कौन करवाता है? देखो डिलिमिटेशन कमीशन एक बनता है, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो इसको करवाते हैं। बुक ऑथर्ड बाई जॉन रॉल्स एंड जस्टिस, बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया अगेन। द लॉज ऑफ पीपल, इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन है ना, तो टफ क्वेश्चन हो गया ये। अकॉर्डिंग टू प्लेटोज थ्योरी ऑफ मेन एंड मेटल, द रूलर है आयरन नहीं, ब्रोंज नहीं, सिल्वर नहीं, गोल्ड होगा। कुछ ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मार्क्स। देखो निगेशन ऑफ निगेशन है, इंक्रीज ऑफ क्वालिटी इनटू क्वांटिटी, इंक्रीज ऑफ क्वांटिटी। देखो इसी में डिफरेंस होता है, तो हमेशा याद रखना क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज होता है। ठीक है, क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंज होता है। क्वालिटी लीड्स टू क्वांटिटेटिव चेंज एंड क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटेटिव चेंज। तो हमेशा इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सही है कौन गलत है, तो इसको याद करने का कोई ट्रिक बना लो। ऐसे इसका सही ऑप्शन होगा, बोल रहा है कि विच नॉट है या नहीं है ना, तो देखो हमेशा क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी में चेंज करता है, तो ये ऑप्शन होगा। क्वालिटी क्वांटिटी में चेंज नहीं करता है, क्वांटिटी क्वालिटी में चेंज करता है। आगे देखो, हु सेड कैन यू हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म विदाउट फर्स्ट ब्रिंगिंग अबाउट रिफॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर? कौन बोला था? तो ये बी आर अम्बेडकर साहब का था। थॉमस होब्स डिफाइन सोवरेनिटी एज, इसका है मोनोपोली ऑफ कॉर्सी पावर ऑफ सिंगुलर रूलर है। इजी क्वेश्चन है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल। आइडिया ऑफ हेजेमनी इज की कंसेप्ट इन राइटिंग ऑफ, ये एंटोनियो ग्राम्सी का है। वो प्रोमाउंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बहुत लाखों बार हमको लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, मिसल साहब है। ये सब क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो भाई दिक्कत हो गया, फिर तो बहुत दिक्कत है। द स्टीप डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर एजुकेशन नोन एज डेमोग्राफिक डिजास्टर्स रेफर टू, तो मतलब हेल्थ केयर और एजुकेशन में खर्च नहीं किया था, कौन नहीं किया था? इसका ऑप्शन है डी, रसिया खर्च नहीं किया था, बाकी ये सब डेवलप्ड कंट्री है। कुछ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल, मीन कौन सा नहीं है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑथोरिटेरियन रूल नहीं है, बाकी ये सारे ऑथोरिटेरियन रूल है। इजी क्वेश्चन है। द फॉलोइंग गार्बेज केन मॉडल, आई थिंक अगेन बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसका नाम है माइकल कोहेन, याद रखना। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, पढ़ा चुका हूँ क्लास में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन प्रीएम्बल ऑफ इंडिया? डिग्निटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्रेटर्निटी यूनिटी, बाकी सब जो है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? सबसे बड़ी कमेटी कौन है? तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका 29 का होना चाहिए एस्टिमेट कमेटी, क्योंकि इसमें 30 मेंबर होते हैं। एक बार देख लेना इन सब कमेटीज़ के भी कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, काम क्या है, यू कैन सी। फर्स्ट एशियन समिट वॉज हेल्ड इन व्हिच सिटी? मैं क्लास में भी पढ़ाया हूँ, बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में। जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा जज इलेक्ट किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? इसका है जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। द साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड बाय सार्क मेंबर स्टेट इज एट, इसका एग्जाम भी दिए होगे, न्यू दिल्ली में है, 32 का।
33 का देख लो, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड नहीं है। क्रिएशन ऑफ बिजनोया देखते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल। देखो, नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनल जो है वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है, इसका सही होगा। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन अमेरिका का था, मार्शल प्लान भी था, ये सब कोल्ड वॉर से एसोसिएटेड है। व्हिच द फॉलोइंग रियलिस्ट थ्योरीज कंसिडर दैट अ बेसिक फीचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड एनार्की बिटवीन स्टेट। कौन सा रियलिस्ट थ्योरी है जो कहता है कि बेसिक फीचर इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ एनार्की है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है। मैंने आपको क्लास में कितनी बार बताया है कि स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनाने वाले दो ही थिंकर है, केनिथ वॉल्ज और मर्साइमर, ये दोनों का नाम आप ऐसे ही काट सकते हो। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा बात करी है ना कि जिसने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात करी है वो है केनिथ वॉल्ज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केनिथ वॉल्ज। रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज, इसको रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी को और किस नाम से जाना जाता है, इसको ह्यूमनिस्ट एंड सैलो इकोलॉजी बोलते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ NSSP, अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट स्टैंड्स फॉर। देखो, फुल फॉर्म पूछने का इन लोगों का भी गया नहीं है, तो फुल फॉर्म ये लोग पूछते रहते हैं। तो अगर आप इसका देखोगे तो इसका आंसर है C, नेक्स्ट स्टेट इन सिक्योरिटी प्रोग्राम। जस्टिस एज रिक्विटल रिफर्स टू, जस्टिस एज अ रिक्विटल कहने का मतलब क्या होता है, तो जस्टिस एज रिक्विटल कहने का मतलब होता है फेयर एक्सचेंज। ठीक है, कि आपने कुछ दिया उसके बदले में आपको। Now see, question number 37. Actually, there's a break in the recording, so I am starting it again. So question number 37, it was about justice as requital refers to. तो justice as requital का मतलब होता है फेयर एक्सचेंज, कि व्हाट यू आर गेटिंग इन समथिंग, लाइक अगर आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो रिक्वेटल का मतलब भी आपको अगर पता होगा तो आप इसको बता सकते हो। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ बुक बाय मैकियावेली। देखो, मैकियावेली ने बहुत सारी किताबें लिखी थी और आई थिंक कि कम से कम जो भी मेन थिंकर है, जैसे अगर आप जॉन लॉक को ले लो या होब्स को ले लो या मैकियावेली को ले लो, इन सब की किताबें आपको जुबान पे रटी होनी चाहिए। तो आपको पता है कि मैकियावेली ने डिस्कोर्सेस के नाम पे कुछ लिखा होगा और यहीं पे हम गलत करते हैं। गलती ये करते हैं कि हम उस चीज़ को पूरा नहीं पढ़ते हैं। मैकियावेली ने जो किताब लिखा था डिस्कोर्सेस पे, उसका नाम डिस्कोर्सेस ही था, उसका कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। अगर आपको इतना पता है, इट्स अ राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग, जस्ट फॉर अ सेकेंड, okay, who among the following scholar प्रेजेंटेड होप्स स्टेट ऑफ नेचर एज सोसाइटी ऑफ सेल्फ इंटरेस्टेड कॉम्पिटेटिव इंडिविजुअलिज्म। बहुत बार ये क्वेश्चन बार पूछा जा चुका है और मैं जब भी बोलता हूँ कि बहुत बारी, तो आपको एकदम से मतलब ये होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन जो है, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले से आ चुके हैं, वो तो भाई गलत नहीं होना चाहिए। C.V. मैकफरसन ने बोला था, इन विच ऑफ द एरिस्टोटल्स बुक इट इज स्टेटेड द हाईएस्ट गुड फॉर ह्यूमन बीइंग इज द हैप्पीनेस अटेन थ्रू अ मोरल एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। कौन सी किताब में इन्होंने बोला था? इन्होंने वर्च्यू की बात एथिक्स, निकोमेनियन एथिक्स नाम की किताब में की थी। अजर्सन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बोलता है जी सार्तोरी हैज प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। सार्तोरी क्लासिफाइड पॉलिटिकल पार्टी इन 4 टाइम्स, दैट इज कॉकस, ब्रांच, सेल एंड मिलिशिया। टफ क्वेश्चन है क्योंकि एग्जैक्टली इसको पता हो पाना कि ये पार्टी का सेग्रीगेशन उसने नहीं किया था। हाँ, उन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस प्रेजेंट तो किया था, बट दिस वॉज नॉट द ट्रू स्टेटमेंट। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। प्लेटो ने क्या ये कहा था कि स्टेट जो है वो इंडिविजुअल रिट लार्ज है, इंडिविजुअल का ही बड़ा फॉर्म है स्टेट। अगर आप प्लेटो को अच्छे से पढ़ोगे, ही वॉज एन आइडियलिस्ट थिंकर, तो वो इसी सब चीज़ में बिलीव ही करते थे कि जो वर्च्यू हमारे अंदर रिलाई करती है वही वर्च्यू से स्टेट भी चल सकता है। सो दिस इज़ द राइट assertion and the virtue found in an individual are found in larger form in state. This is the correct explanation of this assertion. So ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर देखो, बैक टू बैक असर्शन रीजनिंग के आपको 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए टेस्ट सीरीज में इस बार मैंने बहुत सारे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन डाले हैं। लिख रहा है कि गांधी सपोर्टेड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है क्योंकि गांधी पंचायती राज के पक्षधर थे। आर्टिकल 40 अगर आप देखोगे तो गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो ये तो सही है। पर अंबेडकर कंडेम्ड द पंचायत एज अ रिप्रेसिव एंड ऑप्रेसिव इंस्टीट्यूशन। क्या अंबेडकर ने पंचायती राज को एक रिप्रेसिव इंस्टीट्यूशन बोला था? अगर आप ढंग से गांधी और अंबेडकर की डिबेट ये वाली देखोगे तो आपको पता लगेगा कि अंबेडकर वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द आइडिया ऑफ पंचायती राज, बिकॉज ही वॉज ऑफ द थॉट कि जो पंचायत होते हैं, जो विलेजेज होता है, डेट इज डेन ऑफ इग्नोरेंस, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कास्टिज्म होता है, तो वो एक रेप्रेसिव इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, ये पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद है कि रॉबर्ट नोजिएक इलस्ट्रेटेड निगेटिव लिबर्टी इन हिज राइटिंग। निगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव, निगेटिव। पॉजिटिव लिबर्टी वाले बोलते हैं कि स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। निगेटिव वाले बोलते हैं कि स्टेट जो है एकदम से
कुछ भी इंटरवेंशन ना करे, बस सिक्योरिटी वगैरह पे काम करे। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट नोजिक, द प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशन टू विच वन हैज़ नॉट कंसेंटेड। तो रॉबर्ट नोजिक ये मानते हैं कि जो प्राइमरी थ्रेट लिबर्टी का है वो यही है कि आप जो है किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हो। तो नोजिक इस चीज़ में बिलीव करते थे और इसका आंसर ए होगा, क्योंकि पहला भी सही है और दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है। 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस नोन एज पंचशील विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, बिल्कुल सही है। बहुत बारी पंचशील, जवाहरलाल नेहरू नाम जब भी पढ़ोगे तो आपको पंचशील पढ़ना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग इक्वल स्पेस इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। इक्वल स्पेस जो है क्या वन ऑफ द फाउंडिंग प्रिंसिपल है इसका। इसका आंसर होगा सी, दैट इज कि बोथ ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। 5 पंचशील का प्रिंसिपल है, पांचों पंचशील का प्रिंसिपल याद करके जाना। नॉन इंटरवेंशन, एक दूसरे के सोवरेनिटी को हमको रिस्पेक्ट करना है, पर इक्वल स्पेस की बात नहीं करता है। तो एक बार आप पंचशील के प्रिंसिपल को देख लो, नॉट दैट टफ। रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का? ये स्टेटमेंट सही है, इट्स ट्रू। इट कुड बी अचीव थ्रू अमेंडिंग आर्टिकल 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 156 नहीं है, आर्टिकल 201 और 200 है। तो ए जो है वो सही है, बी जो है वो गलत हो जाएगा। जुडिशियल रिव्यू एक प्रोसेस है रिस्ट्रेन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर फ्रॉम एक्सरसाइजिंग पावर विच में नॉट बी सैंक्शनड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन सही है। द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज आर्टिकल 12। नहीं, आर्टिकल 12 नहीं है, आर्टिकल 13 है। तो ये अगेन ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय रविंद्रनाथ टैगोर ऑन द इंडियन नेशनलिज्म इन ऑर्डर। देखो ये जो है ना, ये बड़ा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने कब दी थी, ये क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लो और इससे रिलेटेड अगर आप आगे क्वेश्चन हो जाए तो ये सही है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। कार्ल मार्क्स ने दिया था फॉर्मुलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बेसिस इन जम्बल्ड ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में दिया था? जस्ट फॉर अ सेकेंड गाइज। ओके, सो बोल रहा है कि कार्ल मार्क्स ने फॉर्मुलेशन जो किया था इसका, वो कौन से ऑर्डर में किया था। पहला देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। द रिलेशन आर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द डेफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर मटेरियल प्रोडक्टिव फोर्सेस। दूसरा है द रिलेशन आर इंडिस्पेंसिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पिल। ये भी सही है। उसका है द सम टोटल ऑफ दिस रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, रियल फाउंडेशन ऑफ द गिवन सोसाइटी। ट्रू स्टेटमेंट है। हमको इसको क्रोनोलॉजी लगाना है कि पहले कौन सा आर्गूमेंट आएगा और बाद में कौन सा आर्गूमेंट आएगा। अब इन तीनों स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे तो चौथा स्टेटमेंट जो कहता है वो कहता है कि इन सोशल प्रोडक्शन ऑफ लाइन मेन इनटू द डेफिनेट रिलेशन। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो जो सोशल प्रोडक्शन होता है ना, हम इंसान तभी बनते हैं जब हम कुछ प्रोड्यूस करते हैं। वरना जैसे जानवर है तो जानवर कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है ना, जानवर को जो बेसिक इंस्टिंक्ट है जीवन जीने का वही वो जी रहा है। हम इंसान डिफरेंट कैसे हैं अलग जानवरों से? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन का कैपेसिटी है। तो पहला स्टेटमेंट तो डी होगा। अगर डी को आप पहला मान लियो तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो डी के बाद या तो बी आना चाहिए या ए आना चाहिए। अब बी और ए को हम देखते हैं, क्योंकि सी तो नहीं होगा। बी क्या कहता है कि द रिलेशन आर इंडिस्पेंसिबल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ देयर बिल। हम जब भी एक प्रोडक्शन के रिलेशन में आते हैं वो इंडिस्पेंसिबल, हम उससे अलग नहीं हो सकते और वो हमारे मर्जी से इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज नॉट ऑफ आवर चॉइस। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। हम पहला ए स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। द रिलेशन आर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कॉरस्पॉन्ड टू द डेफिनेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन आया वो इस विल के बाद आएगा। पहले हम काम करेंगे, हमारा विल होगा नहीं होगा, फिर प्रोडक्शन का रिलेशन आएगा। तो इसका ऑप्शन डी बी सी ए जो है वो सही हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय महात्मा गांधी ऑन सिविलाइजेशन इन राइट ऑर्डर। देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको 3-4 देखने को मिल रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन ठीक ठाक टफ है। कहने का मतलब कि CUET का जो पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ रटने से भी नहीं निकलेगा और सिर्फ आप ये जाओ कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ के जाऊंगा तो उससे भी नहीं निकलेगा। यू हैव टू डू अ ब्लेंड ऑफ यू नो बोथ, कि रटना भी है और एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक कंसेप्ट क्लियर। सो अगर आप इसका देखोगे तो ये बोलते हैं द सिविलाइजेशन टेक नोट ईदर ऑफ मोरालिटी और नॉर रिलीजन। द सिविलाइजेशन टेक नोट नीदर ऑफ मोरालिटी नॉर रिलीजन।
Civilization is not an incurable disease. The purpose of Europe today is better built houses that they did 100 years ago. This is considered emblem of civilization. See, this is a hard question. ये महात्मा गांधी की किसी किताब से उठा के सीधा सीधा स्टेटमेंट फ्रेम किया हुआ है. इसका राइट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि द पीपल ऑफ यूरोप टुडे लिव इन अ बेटर बिल्ट हाउस. ये पहला ऑप्शन इसका सही बता रहा है. इसमें इसका ऑप्शन सी हो जाएगा. देखो, दिस इज अ टफ क्वेश्चन. आई एम लाइक प्रिटी श्योर की एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कोई भी बंदा इस क्वेश्चन को अगर सही कर रहा है अपने दिमाग से बिना तुक्के के, जीनियस, लाइक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब. अदरवाइज दिस इज अ वेरी लाइक वेग टाइप का कि कहाँ से क्या उठा के पूछ दिया है. आगे देखते हैं. एंड द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग. देखो भाई, टफ क्वेश्चन है क्योंकि यूरोपियन यूनियन में भाई 28-29 स्टेट है. सबका ईयर ज्वाइन करना बहुत मुश्किल है. तो अगेन आई विल गो कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, स्किप करना इज बेटर ऑप्शन. इसका ऑप्शन डी होगा. अरेंज द फ्लोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन रिगार्ड टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन. ये थोड़ा इजी हो सकता है क्योंकि हमें पता है कि भैया यूएन तो सबसे पहले बना था. तो हम वो ऑप्शन देख लेंगे जिसमें सबसे पहले यूएन है. ठीक है, तो अगर आप देखोगे इसमें कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है, तो सबसे पहले यूएन है तो बी सबसे पहले होना चाहिए, है ना. तो बी अगर सबसे पहले होना चाहिए तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, है कि नहीं. अगर ये दोनों ऑप्शन कट गया तो आपके पास 50-50 आ गया. अगर 50-50 आपके पास आ गया है तो नाउ यू कैन टेक अ चांस. अब यूएन के बाद अगर आपको पता हो, ध्यान में हो थोड़ा सा, कि ये यूएन के बाद जो सबसे जल्दी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो नाम एशियन जो है वो बहुत लेट बनी है. सार्क भी लेट बनी है. खैर, मैंने अपने कोर्स में इन सब के बारे में, और ये देखोगे तो आपके सिलेबस से हैंड पिक्ड क्वेश्चन है. ठीक है, सिलेबस में इन चारों ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और मैंने कोर्स में इन चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये कब बने कैसे बने सब बता रखा है. तो पहले यूएन है, फिर नाम है, तो यहाँ से ही आपका ये आंसर सी आ जाएगा. फिर देख लो एशियन है, उसके बाद सार्क है और सबसे लास्ट में जो है वो ईयू बना है. तो दिस इज़ अ आई थिंक राइट. ये ईजी है, ये थोड़ा बन सकता था. Arrange the following provision according to Constitution of India: freedom of conscience and free profession, protection of right of minority, prohibition of employment. तो कॉन्सियंस और फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 लग रहा है ये. इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी आर्टिकल 29 लग रहा है ये. प्रोहिबिशन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर्टिकल 23 लग रहा है. प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस ये हो आपका कन्विक्शन ऑफ आर्टिकल 20 लग रहा है, 20 लग रहा है. तो यहाँ से अब आप इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सजा लोगे तो सबसे पहले जो आएगा 20 नंबर यानी डी इसका ऑप्शन होना चाहिए. तो अगर आप देखोगे तो इसका ऑप्शन है डी कि सबसे पहले ये होगा आर्टिकल 20. देख लो, इजी क्वेश्चन है मतलब, लेकिन आर्टिकल याद होना चाहिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इन राइट ऑर्डर. इजी है भाई, इसको मार लो. ये अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तो इट्स अ वेरी लाइक टफ थिंग. इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 है, फ्रीडम आर्टिकल 19 है, राइट टू लाइफ 21 है, रेमेडी आर्टिकल 32 है. यू कैन लाइक लगा सकते हो. पार्टी अलायंस सिंस द 1990s हैव बीन अ टेरिटोरियल कैपेबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपेटिबिलिटी. सही लग रहा है स्टेटमेंट कि पार्टी जो है वो थोड़ा टेरिटोरियल कैपेबिलिटी पे भी काम कर रही है. आइडियोलॉजिकली तो सारी पार्टी अपने आप को सोशलिस्ट बताती है, बट स्टेटमेंट के अनुसार अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि पार्टी अलायंस सिंस 1990s हैव बीन ऑन टेरिटोरियल कंपेबिलिटी देन आइडियोलॉजिकल कंपेबिलिटी. तो अगर आप देखोगे जेन्युइनली तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए. बट यहाँ पे है ना कि जब थ्योरेटिकल बात आ जाए तो हमको ये लेके चलना पड़ेगा कि कोई भी पार्टी बिना आइडिया के एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते. ठीक है, इवन तो जुड़ती हैं पर नहीं जुड़ सकती. तो ये ऑप्शन आपका जो है स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है. और अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो आपका ऑप्शन जो पहला गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट हो गया. तो आप देखोगे कि इसका ऑप्शन जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, आइडियोलॉजिकल कंपेबिलिटी नहीं, ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि अब देखो ना कितनी भी पार्टियाँ बनी हैं. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका सही होगा और स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि बीजेपी अलायंस ऑफ 1998, 1999, 2004, 2000 पर नॉट टेरिटोरियली कंपेटिबल. ये ऑप्शन गलत है, टेरिटोरियली कंपेटिबल था. थोड़ा सा वेग टाइप का क्वेश्चन है बट ओके. इसका राइट आंसर सी होगा. Plato stated that state comes into existence originating in the bare need of life and continuing existence of the sake of good life. स्टेट जो है वो बेयर नीड ऑफ लाइफ के लिए आता है लेकिन अच्छे जीवन के लिए जो है वो कंटिन्यू करता है. दूसरा बोल रहा है कि मैकियावेली इन द प्रिंस कंसिडर्ड दैट द पावर व्हिच हैज़ अथॉरिटी ओवर मेन इज अ स्टेट.
कंटिन्यू फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ कहने का जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट प्लेटो का नहीं, एरिस्टोटल का है। तो स्टेटमेंट 1 इन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट 2 जो है आपके ऑप्शन से ही सही हो जाएगा। रॉबर्ट मिसल यूज द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन डोमिनेशन ऑफ रूलिंग एलीट, सही लग रहा है। और मॉरिस डवर्जर्स लॉ स्टेट द सिंपल मेजॉरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम फेवर टू पार्टी सिस्टम। तो अगर आप इसका देखोगे दोनों सही है, एंड स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। डवर्जर्स लॉ है वो सिंपल मेजॉरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम की बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द थ्योरिस्ट ऑफ ग्लोबल जस्टिस आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग एंड द स्टेट आर सेंट्रल टू एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस। ग्लोबल जस्टिस की बात करने वाले जो है वो हमेशा इंडिविजुअल बीइंग को सेंटर में लेके बात करते हैं। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, तो अगर आप इसको देखोगे पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है थॉमस पोगे रिजेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन फॉर जस्टिस एट द ग्लोबल लेवल, ये नहीं है, वो इंस्टीट्यूशनल प्री कंडीशन को रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। During the first wave of democracy, nearly 30 country including Germany established democratic institution। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जर्मनी में जो है सो फर्स्ट वेव जो आया था उसमें डेमोक्रेसी बनी थी। ऑब्वियसली जो पहला वेव आया था उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज थे वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। बट द फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी वाज पार्शियली रिवर्स्ड बिटवीन 1922 एंड ऑब्वियसली इसी समय जर्मनी और इटली में बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर की सत्ता आई थी और वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गया था, वर्ल्ड वॉर हुआ था। आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, आर्टिकल 226 किस से डील करता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 226 डील करता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 बार बार हम पढ़ते हैं। ये हाई कोर्ट का पावर है आर्टिकल 26 और ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है आर्टिकल 32। पॉपुलर डेमोक्रेसी इन फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलर डेमोक्रेसी क्या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का फॉर्म है? अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट 1 तो सही है कि पॉपुलर डेमोक्रेसी जो है वो एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही फॉर्म है। और द प्री सपोज फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन, इट इज़ प्री सपोज फैक्शनल और सेक्शनल डिवीजन है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका स्टेटमेंट बी ऑप्शन सही होगा। Which of the following are true about representative democracy? इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से टिक कर सकते हो। एब्सोल्यूट मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द दोज एंटाइटल्ड टू वोट, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। अच्छा, इसमें और भी स्टेटमेंट है, इसके बाद का क्वेश्चन है ना। तो देखो इसका ऑप्शन क्या है, पढ़ लो। सिंपल मेजोरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द दोज वोटिंग, सही है। ब्लॉकिंग माइनॉरिटी रिफ्लेक्ट अ सिचुएशन वेयर अ माइनॉरिटी इज एबल टू प्रिवेंट अ प्रपोजल पासिंग, सही है। क्वालिफाइड मेजोरिटी डिमॉन्स्ट्रेट्स मोर देन सिंपल मेजोरिटी व्हिच इज टिपिकली 2/3 मेजोरिटी। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ाए हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ मेजोरिटी ये देखना चाह रहे हो तो आई कैन शेयर अ वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मेजोरिटी अलग से बना के, उसमें मैं सारे टाइप के मेजोरिटी को पढ़ा दूंगा। अभी मैं बस बता देता हूँ कि देखो कुल ऐसे तो 6-7 प्रकार के मेजोरिटी होते हैं, लेकिन एक जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेसिक मेजोरिटी है वो सिंपल है, स्पेशल है, एब्सोल्यूट है और क्वालिफाइड मेजोरिटी है। ठीक है, इन सब मेजोरिटी को एक बार सर्च करके इनका प्रोविज़न देख लेना। वैसे मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ABCD सारे स्टेटमेंट सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप देखोगे तो गवर्नर होल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, सही है। द मिनिमम एज फॉर अटेनिंग अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर इज 30 ईयर, क्या 30 साल है गवर्नर का एज? सोचो इस पर, बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे। गवर्नर कंडक्ट्स द ओथ ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट कंडक्ट्स द ओथ ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट करता है नहीं। सी भी नहीं पता है तो काट दो, एलिमिनेट कर दो ना, आप पहुँच जाओगे ADE पे, ये सही है। गवर्नर हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड सस्पेंड रिमीट एंड कम्यूट सर्टेन केसेस, सारे केसेस में पार्डन नहीं है, डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं दे सकता, और ई सही हो जाएगा, देख लो। Which among the following statement are true about legal equality? लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? तो लीगल इक्वालिटी होता है कि व्हेन समवन इज सीइंग यू फ्रॉम द आई ऑफ लॉ। तो लीगल इक्वालिटी का मतलब होता है लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ। क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? अब देखो लीगल इक्वालिटी अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, तो वो यही है कि आपको सारे लोग जो हो वो लॉ के मतलब सामने जो हो इक्वल हो। तो लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ, नहीं, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट की तो बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि कोई अमीर है कोई गरीब है और दोनों ने एक सिंगल क्राइम किया है, तो अमीर पे अगर मान लो पेनल्टी लगेगी और गरीब पे पेनल्टी लगेगी, तो ये ट्रीटमेंट सही नहीं है, ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाएगा। तो ये इक्वालिटी जो है ये ट्रीटमेंट की बात नहीं करता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स रूल ऑफ लॉ, लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट करता है रूल ऑफ लॉ को। आगे देखते हैं, पहले तो ये देखो कि ए ऑप्शन से कौन कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। तो ए तो 3 में है, यानी ये नहीं होगा, सी ऑप्शन जो है वो नहीं होगा। लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, ये गलत है, बी गलत हो जाएगा। तो बी गलत हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे काट के बी गलत हो गया, तो कौन कौन हो गया, बी तो ऑप्शन में भी नहीं है, यानी बी तो 100% गलत है। कैसा ऑप्शन सेट किया है? लीगल इक्वालिटी इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है लीगल इक्वालिटी? अगर आप बात करोगे, ये स्टेटमेंट सही है। सिविल सोसाइटी का प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है लीगल इक्वालिटी। लीगल इक्वालिटी डज नॉट एबोलिश स्पेशल लिबर्टीज, गलत है। लीगल इक्वालिटी कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ कॉन्ट्राडिक्ट, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। इसको एक बार और पढ़ लेना अच्छे से। ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए और सी सही होगा, बिकॉज नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। Which among the following statement are true about institutional liberalism in international relation? बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, कि जब आप लिबरलिज्म को इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लेके आते हो तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म बोलते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशनल लिबरल क्लेम दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन स्टेट, सही है। एक्सटेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कैन बी मेजर्ड बाय डेप्थ एंड स्कोप, सही है। हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रिड्यूस द डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ मल्टीपोलर एनार्की, ये स्टेटमेंट पे सोचने वाली बात है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि हाई लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो है वो मल्टीपोलर एनार्की को हटा देता है, ये बात भी सही है। द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सही है। इंस्टीट्यूशन हाउएवर कैन नॉट मेक अप फॉर द लैक ऑफ ट्रस्ट विद स्टेट, गलत है ये। ई गया यानी ABCD, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। Which among the following statement are true about different approaches to the study of comparative politics? कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पढ़ो स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एग्जामिन्स द फंक्शनिंग ऑफ एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंस्टीट्यूशन इन अ गिवन मोमेंट, सही लग रहा है, ये ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, कि इंस्टीट्यूशनल जो एनालिसिस होता है वो यही होता है कि आप जब अलग अलग इंस्टीट्यूशन के बीच के रिलेशनशिप्स को पढ़ो। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म इज रिवाइवल ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म दैट लुक्स एट हाउ इंस्टीट्यूशन शेप डिसीजन एंड कहाँ गया ये, डिफाइन इंटरेस्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। द बिहेवियरल अप्रोच फोकस ऑन द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स। बिहेवियरल अप्रोच जो है वो नॉर्मेटिव वे ऑफ थिंकिंग को नहीं बताता, वो बताता है आपके एम्पेरिकल की, आप एम्पेरिकल एविडेंसेस से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के और इन सब चीज़ों को पढ़ के जो है वो चीज़ों को वो करते हो, समझते हो। तो क्या बिहेवियरल स्कूल ये है, 66 जो क्वेश्चन आपका है, क्या बिहेवियरल स्कूल ये है जो फोकस करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन पे? नहीं, वो नंबर्स पे फोकस करता है, वो इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर पे फोकस करता है, वो आदमी के बिहेवियर के, कि आदमी वोट कैसे कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैसे मोबिलाइज कर रही है। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, और सी अगर आप एलिमिनेट करो तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा A, B और D, ठीक है, A, B और D। स्ट्रक्चरल लिज्म एग्जामिन्स रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्ट रेदर देन पार्ट देमसेल्फ, रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्ट देन द पार्ट देमसेल्फ, ठीक है। It has been found about Election Commission of India, the end of emergency led to decline of Election Commission of India. End of emergency led to decline of Election Commission of India. No, this is not the right option, I think. So अगर आप A को एलिमिनेट करो, इजी क्वेश्चन है। एंड ऑफ इमरजेंसी लेड टू डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन कमीशन, नहीं, ये तो गलत है ना। इमरजेंसी खत्म होने के बाद तो इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग हुआ होगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, यू कैन रीड इट। देखो कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इस टाइप के मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यू हैव टू मेक योर प्रिपरेशन मच बेटर। द इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सोवरेनिटी ऑफ स्टेट। बोल रहा कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर है इन सब में से स्टेट सोवरेनिटी को लेके, ठीक है। तो द इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न कैन नॉट चैलेंज एक्सटर्नल सोवरेनिटी ऑफ स्टेट, कैसे नहीं चैलेंज करेगा, वही तो चैलेंज करता है ये। सच इशू कैन नॉट ब्रिंग मल्टीलेटरल प्रेशर ऑन डिसीजन मेकिंग ऑफ स्टेट, ये भी स्टेटमेंट गलत है भाई। जो ग्लोबल इशूज़ होते हैं वो मल्टीलेटरल प्रेशर डालते हैं स्टेट पे, तो ये भी जो है वो गलत हो जाएगा। ए गया, बी गया, तो आपके पास बचा सी और डी। तो ह्यूमन राइट मूवमेंट अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सही है। ह्यूमन राइट इशू आर ऑल्सो डेवलप बाय स्टेट टू इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डिसीजन, ये भी सही है। सी एंड डी इज द राइट ऑप्शन।
ये थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म है और वो इनके थ्योरिस्ट है, इनको आपको मैच करना है। प्रीमॉर्डियलिज्म के बारे में कौन बात करते हैं, इसमें से अगर एक भी आपको पता चल गया तो यू कैन लाइक ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आप प्रीमॉर्डियलिज्म को देखोगे तो ये वॉकर कैनन जो है वो इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इथनो सिम्बोलिज्म देखोगे तो एंथोनी स्मिथ इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप पेरेनियलिज्म देखोगे तो एड्रिन हेस्टिंग इसके बारे में बात करते हैं। और मॉडर्निज्म की बात करते हैं ऑस्टिन गर्लनर। नाउ यू कैन मैच इट, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये चलो इजी है, आई थिंक कि आई शुड गिव यू, ये इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इसका आंसर जो है वो बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक भी अगर आपको इसमें पता है, जैसे विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन कौन लिखा है, बहुत फेमस किताब है। द फीमेल इनंच बहुत फेमस किताब है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स बहुत फेमस है। सारे फेमस किताब का नाम इसमें दे दिया है, यू कैन ईजिली मैच इट। मैकियावेली जनरल विल की बात कौन करते हैं, रूसो करते हैं। लॉक किसकी बात करते हैं, तो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। होब्स सीज एब्सोल्यूट अथॉरिटी में मैकियावेली सेल्फ प्रिजर्वेशन, इजी क्वेश्चन है। हैबियस कार्पस मैंडेमस सर्चियरो क्वा वारंटो, बहुत बार मैंने आपको ये बताया है क्वेश्चन, प्लीज़ इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप हैबियस कार्पस की बात दोगे, इसका मतलब ही होता है टू हैव द बॉडी, यहीं से एक आपका सही हो गया। ए का 3 है, ए का 3 इसमें है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिक्स्ड प्रोपोर्शनल लिस्ट सिस्टम, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि आपको सारे स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि ये सिंगल मेंबर प्लूरलिटी है, तो ये होना चाहिए। सिंगल मेंबर प्लूरलिटी कनाडा का है। बी का है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आयरलैंड का है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। विल्सन्स 14 पॉइंट स्पीच, तो डब्ल्यू विल्सन का जो है 14 स्पीच है, तो ये आपको लगाना है कि कहाँ से कौन सही है। डेविड हेल्ड कॉस्मोपॉलिटिकल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, जे जॉन कैनबरी क्राइसिस ऑफ लिबरल ऑर्डर, तो इसका राइट अगर आप देखोगे तो विल्सन्स 14 पॉइंट स्पीच जो है वो है जनरल एसोसिएशन ऑफ नेशन मस्ट बी फॉर्म्ड, ताकि लोग जो हैं जो ये मेनली वर्ल्ड वार 1 के बाद आया था कि इंटरनेशनल ऑर्डर को कैसे एनार्किक से जो है सो थोड़ा सा स्ट्रक्चर किया जाए। फ्रांसिस फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री है वो ट्रायम्फ ऑफ लिबरलिज्म ओवर ऑल अदर आइडियोलॉजी, तो बी का 1 अगर आपको पता है तो बी का 1 से आप आराम से इसको 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे, और एक का अगर 3 पता है तो आप यहाँ से ए का 3 से ये सही कर लोगे, ये सही ऑप्शन है। बाकी आप देख लेना एक बार, इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं इजी बोलूँगा क्योंकि आपको अगर पता है तो बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 है, अभी मैंने बोला आपको गांधी के समय। ए का 2 है, ए का 2 है यानी 2 ऑप्शन गया। वर्कर का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये आर्टिकल ये जोड़ा गया था एक्चुअली, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। इसका 43 ए होना चाहिए, यानी बी का 4 होना चाहिए। बी का 4 है, ए का 2 है, देखो ये टफ हो गया ना। यानी आपको सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 भी पता होना चाहिए। यानी डी का 3 अगर पता है तो डी का 3 चलो एक में ही है, तो आपका ये सही हो गया। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन इसमें मैंने आपको बताए हैं। 75 क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बताए हैं। एक्सप्लेनेशन करने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा रटने वाले मूड पे भी जाना है, और क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम है कि उसका बहुत इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसको ज़रूर कमेंट करें, ताकि ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए और लेके आता रहूँ।